Hi students, how are you all? Hopefully you all are doing well. So I'm back with the poem Coromandel Fishers. So we were doing this now. Today we will continue the poem, and in this first I'll make you revise a short thing. हम Coromandel Fishers पढ़ रहे थे. हम इसमें क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा था कि जो fishermen होते हैं, actually it is fishers, right? We were studying that the fishermen how they face struggle, how they live their life, right? तो हमने इसमें पढ़ा था कि जो हमारी पोएटेस है, द ग्रेट लीडर, द ग्रेट पोएटेस, दैट इज सरोजनी नायडू जी, हमें वो बता रही थी कि कैसे एक दूसरे को ये फिशरमैन जो होते हैं वो एक दूसरे को हिम्मत देते हैं, एक दूसरे को कहते हैं कि उठो भाई उठो, अब देर नहीं करनी चाहिए, हमें उठ के अपना काम करना चाहिए, फिर से जाके अपना जो रोज़ का काम है समुद्र के पास जाके हमें अपना फूड के लिए जाके मेहनत करनी चाहिए. तो हमने ये पढ़ा था लास्ट टाइम पे, लास्ट स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा में. तो मैं आपको एक पॉइंट, एक वर्ड है जो मैं आपको करेक्ट करवाना चाहती हूँ. हमने फर्स्ट स्टैंजा में लास्ट लाइन पढ़ी थी, टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड फॉर वी आर द सन्स ऑफ द सी. मीन्स हमने पढ़ा था कि हम अपनी अब फिश को, अपने जो हमारी जो लीपिंग वेल्थ है उसको कैप्चर करने जाते हैं, उसको कैप्चर करने के लिए चलते हैं. चलो उठो, और हमें अपने जाके फिशेस को कैप्चर करना चाहिए, अपने फूड को कैप्चर करना चाहिए, राइट? सो फॉर वी आर द सन्स ऑफ द की. Mark this, right over there. It is for we are the sons of the sea. Right? मैंने ना लास्ट टाइम आपको करेक्ट करवाया था, मैंने सन्स कट करवा के आपको क्या लिखवाया था, क्या मैंने किंग्स लिखवाया था, करेक्ट? आपको किंग्स नहीं लिखना है, आपने पेंसिल से ही लिखा होगा, आप किंग्स को रब कर देंगे या काट देंगे, आपका सन्स ही आएगा. क्यों आएगा सन्स? क्यों उन्होंने ऐसा कहा है? व्हाई वर दे सेइंग दैट फॉर वी आर द सन्स ऑफ द सी? क्योंकि आपको पता है कि उनको सी क्या प्रोवाइड करती है? उनको सी फिशेस प्रोवाइड करती है. मतलब वो अपना खाना कैप्चर करने के लिए, अपना फूड कैप्चर करने के लिए, यानी कि फिशेस, उनका जो लिविंग वेल्थ है या उनका जो फूड है या उनका जो जो जिसे वो फिशरमैन काम करते हैं मछलियों का, फिशेस का, तो वो उनका क्या है? फिशेस है, राइट? तो वो फिशेस खाना, उनका खाना कहाँ से मिलता है, उनका फूड कहाँ से मिलता है? सी से. तो सी उनके लिए क्या हो गई? मदर, राइट? क्योंकि जैसे हमारी मम्मा हमें खाना प्रोवाइड करती हैं, हमारी मदर्स हमें खाना देती हैं, तो इसी तरह से सी जहाँ से उन्हें खाना मिलता है, सी से फिशेस मिलती हैं, तो वो भी उनकी मदर हुई, करेक्ट? सो नाउ लेट्स बिगिन विद द टुडेज पार्ट, एंड दैट इज, नाउ लेट्स स्टार्ट. नो लॉन्गर डिले, लेट अस hasten away in the track of the seagull's call. What does it mean? Hasten means HASTEN. Hasten means quickly, जल्दी जल्दी. चलो अब चलो, देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्दी अपना जाना चाहिए और अपना काम करना चाहिए. Basically in this stanza, in this second stanza, fishermen are saying to each other that they should not get late. They are saying each other that come quickly and we should go and we should track or we should follow the seagulls. So what do you mean by seagulls of the sea? Seagulls means it is a bird actually. Seagull means bird. Who catches fishes means who catch fishes means ये कि जो सीगल एक बर्ड है जो अपना खाना लेती है, मतलब अपना फिशेस को कैप्चर करती है, कैच करती है. मतलब ये कि बर्ड जो सी बर्ड है, जो मतलब सी बर्ड है, वो भी किसकी तरह भागती है? वो भी सी में से अपने फूड को ढूंढती है, और उनका फूड भी फिशेस है. फिशेस उनका फूड है, किसका? सी गर्ल्स का, यानी कि बर्ड्स का. तो वो बोल रहे हैं, they are fishermen are saying each other, do not get late, come quickly, and we should follow the direction of the seagulls, where in which direction they are moving. We should follow them to capture our food. समझ में आया आप लोग को? वो कह रहे हैं एक दूसरे से कि चलो जल्दी करते हैं, देर नहीं करते. अब हमें देखना चाहिए कि सी बर्ड किस तरफ से जा रही है, हमें उनके डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए और हमें जल्दी से जाकर उनको फॉलो करके अपना फूड कैप्चर करना चाहिए, इससे पहले कि वो अपना फूड ले लें, फिशेस कलेक्ट कर लें, राइट? सो इन दिस वे. नेक्स्ट, द सी इज आवर मदर, द
Cloud is our brother. The waves are comrades all. What does it mean? The sea is our mother. I've already told you sea is our mother means basically like we people have our mothers, and our mothers provide us food. They take care of us. They help us in every field. So in this way, in the same way, sea is their mother because they actually depend on the food. Obviously everyone depends on the food, and their food is fishes. The food of fishermen is fishes, as we already discussed in the first stanza. So the fishes are lying in the sea. So sea is their mother because sea is providing them their food, that is fishes. So they are comparing their mothers. They are comparing a mother, sea. They are comparing sea to their mothers, right? The cloud is our brother. Actually, what does it mean? It means that they are guiding them where to go, in which direction they should go. See, क्यों उनके जो clouds हैं वो भाई हैं, brother क्यों compare किया? They are comparing clouds with their brother. Why? Because as we have brothers, our elder brothers or our brothers guide us not to go in which direction, right path. They show us right direction, right path. Where should we go? Where should we not go? Right. So in the same sense, cloud is providing them guidance to the fishermen that you should go in this direction or in this direction, in that direction. Why cloud? Because क्लाउड में कौन उड़ती है? बर्ड, सी गर्ल. क्योंकि सी गर्ल जो यानी कि बर्ड है वो उन लोग को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है ना कि किस डायरेक्शन में जाना है और फिश कहाँ मिलेगी, राइट? तो इस तरह से, और जो बर्ड है वो क्लाउड में है, ऊपर है स्काई में, तो इसलिए क्लाउड उनका ब्रदर है बिकॉज उन्हें वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है किस फील्ड में हमें किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है. दैट इज व्हाई दे आर कंपेयरिंग क्लाउड एज ब्रदर्स, राइट? Next, the waves are comrades all. So what does it mean? Comrade means friends, companion, right? Companion. Comrade का मतलब होता है दोस्त, friends, companion हमारे साथी, friends you can say. Obviously जब आप कह सकते हैं आपके friends हैं जो आपके long time से इतने साथ में हैं या आगे तक journey के रहने वाले, तो होगा ना आपके comrades, आपके best friends, आपके companions, right? So in this way it means as your friends, as your best friends, are along with you in your whole life, in your journey of your life. Same as the case with the fishermen are their waves are their companions because they go into the sea. Fishermen move into the sea, and with the flow of the boat they move into the sea in the boat with the flow of the waves, right? When fishermen move into the sea in the boats, and boats flow in the direction with the flow of the waves, so waves are their friends in their journey. It means they are saying कि जैसे कि हमारे friends हमारी life में हमारे साथ रहते हैं, हमें help करते हैं, हमारे साथ चलते हैं हमारी journey में, तो उसी तरह से waves उनकी fishermen की friends हुई. कैसे? जैसे suppose क्या करना है? It's the fact जब fishermen boat में जाते हैं, sea में अपने फिशेस कैच करने के लिए बोट से जाते हैं, तो बोट किसके डायरेक्शन, किसके फ्लो से चलती है? बोट पानी के फ्लो से, राइट? वेव्स के फ्लो से. जिस वे में फ्लो वेव्स होंगी, जिस फ्लो में वेव्स होंगी, जिस डायरेक्शन में वेव्स होंगी, उसी को डायरेक्शन को पे चलते हुए बोट्स फ्लो करती है, राइट? तो इसलिए उन्होंने कहा है कि फिशरमैन की जो लाइफ लॉन्ग जर्नी में फ्रेंड्स हैं, कंपेनियन है, वो कौन है? वेव्स, राइट? कॉमरेड्स वी से कंपेनियन, राइट? Now next, what though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god drives? See, what does it mean? What though we toss at the fall of the sun? It means, now fisherman says that what if our boat falls? What if tide makes a toss of a boat? When you make a toss, you see coin flips, right? जब आप टॉस करते हैं तो आप देखते हैं कि कॉइन फ्लिप हो जाता है, उल्टा या सीधा कैसे भी हो सकता है. तो वो यही बोल रहे हैं, what though we toss at the fall of the sun means वो कह रहे हैं कि अगर क्या होगा अगर हमारी बोट फ्लिप कर जाए तो, या हमारी बोट पलट जाए तो, या टाइड यानी कि जो तूफान अगर वहाँ पे फॉल कर जाए, यानी कि तूफान आ जाए समुद्र में, तो हमारी बोट अगर उल्टी हो जाए, हम पलट जाए, हम गिर जाए समुद्र में, तो क्या होगा, राइट? If there is a storm, यानी कि अगर तूफान आ जाए तो तो हम क्या करेंगे? Then we will be in the hands of the sea. God drives, that is in the water. Then
where the hand of the sea god drives means अगर हमारी समुद्र में तूफान आ गया, स्टॉर्म आ गया, तो हमारी बोट उल्टी हो जाएगी, पलट जाएगी, तो हम क्या करेंगे, तो हम सी के हैंड्स में चले जाएंगे, मतलब हम जो समुद्र है, पानी है, उसके अंदर चले जाएंगे, गिर जाएंगे, राइट. He who holds the storm by the hair will hide in his breast our lips. It means, now they say, even if we fall into the sea water, then also there is no need to get scared of storm. Means वो कह रहे हैं कि वो है ना ऊपर जो बैठे हैं गॉड, they are saying, वो एक दूसरे को बोल रहे हैं कि अगर तूफान आ गया, हम लोग, हमारी बोट पलट गई, हम लोग पानी में गिर गए, तो हमें कौन बचाएगा, समुद्र का पानी उनके हाथों में चले जाएंगे या कौन बचाएगा. तो वो कह रहे हैं कि वो ही who holds the storm by the hair means वो है जो ये सारे तूफान को रोकते हैं, शांत करते हैं, जिनकी वजह से ये तूफान आया, जो ये सब कुछ पूरी मतलब दुनिया को चलाते हैं, वो हमें बचाएंगे. He will save us. So हम अगर पानी में गिर भी जाते हैं तो हमें तब भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. He will be the one who will save us, who will hide us in his heart. What does it mean? Will hide in his breast our lips means अगर हम पानी में गिर भी जाते हैं, कोई स्टॉर्म आ जाता है, कोई तूफान आ जाता है, हमारी बोट गिर भी जाती है पानी में, हम लोग भी पानी में गिर जाते हैं, तो भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो है जिन्होंने ये तूफान लाए हैं, वो ही हमें बचाएंगे. He is the one who will save us, who will hide us in his heart. वो हमें अपने हार्ट में रखेंगे, हमें बचाएंगे, हमारी ज़िंदगी उनके हाथों में है. He will save us, right? They are saying like this. So in the second stanza we have studied कि चलो अब देर नहीं करनी चाहिए, हमें जाना चाहिए अपने फिशेस को कैप्चर करने के लिए, हमें सी गर्ल्स के डायरेक्शन को फॉलो करने चाहिए. एंड फिर वो डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं नेक्स्ट स्टैंजा में कि सी हमारी मदर है, सी इज आवर मदर. दे कंपेयर्ड सी टू मदर्स बिकॉज सी इज प्रोवाइडिंग फूड टू देम, एंड क्लाउड इज अ ब्रदर बिकॉज ही इज प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टू देम, टू द फिशरमैन, in which direction they should go. And the waves are comrades. All means the waves are their friends because their boat flows in the waves with the flow of the waves. So, and though we toss at the fall, what though we toss at the fall of the sun? They are saying if the boat falls into the water because of storm, then what will happen to us? Then who will save us? The God will save us. He will save us, the one who has all the control over the world. So he is the one who will save us and hide us in his heart. This is the stanza. Now come to the next page, that is page number 6, and the third and the last stanza. Sweet is the shade of the coconut glade and the scent of the mango grove. Sweet is the shade of the coconut glade. What does it mean? In this stanza, speaker is telling us that where fishermen live. They live near the shore, but it tells the exact location where do they live. Like some kind of huts that are made of coconut skin, so they look sweet. The place is very sweet. They are saying means वो बोल रहे हैं कि मतलब वो अपना प्लेस बता रहे हैं. स्पीकर इसमें उनका फिशरमैन जहाँ रहते थे उनकी जगह बता रहे हैं. वो एक्चुअल में समुद्र के किनारे रहते थे, बट मतलब समुद्र के किनारे रहते हैं, बट वो ऐसे एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं कि वो कहाँ रहते हैं, कि उनके पास कोई बड़े बड़े घर नहीं है वहाँ पे. वो लोग एक छोटी छोटी हट्स में रहते हैं, या उस प्लेस पे रहते हैं जहाँ पे छोटी छोटी हट्स बनी हुई होती हैं, कोकोनट की स्किन से बनी हुई होती है, राइट. वो बहुत एक्चुअल में प्लेस सुंदर लगता है, बहुत स्वीट लगता है देखने में. तो वो इससे कंपेयर कर रहे हैं. स्वीट बताया है उन्होंने, कोकोनट की स्किन से जो छोटी छोटी हट्स बनी होती है उनको बहुत स्वीट कहा है इसमें, राइट. एज यू कैन सी इन द पिक्चर आई एम शोइंग यू. ऑलराइट. And the scent mango grove. It means where the smell, the fragrance of group of trees, of mango trees exists. At that kind of place they live. Means वो बोल रहे हैं कि वो इस जगह पे रहते हैं जहाँ पे हट्स बनी हुई हैं, कोकोनट स्किन की छोटी छोटी हट्स हैं, बहुत स्वीट लगती हैं, और ऐसी जगह पे जहाँ बहुत खुशबू आती है, बहुत स्मेल आती है, बहुत फ्रेग्रेंस आती है मैंगो ट्रीज़ की, जहाँ पे बहुत ग्रुप ऑफ मैंगो ट्रीज़ हैं और जहाँ पे मैंगो की खुशबू आती है, ऐसी जगह पे वो रहते हैं, राइट. एंड स्वीट आर द सैंड्स एट द फुल ओवर द मून विद द साउंड ऑफ वॉइसेस वी लव. एंड स्वीट आर द सैंड्स at the full over the moon. It means, and the sand
where there is the full moon and the voices from the sea they can hear is the place they love to live. मीन्स वो बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ऐसी जगह पे वो रहते हैं, ऐसी मिट्टी पे, ऐसे सैंड पे वो रहते हैं जहाँ से उन्हें पूरा पूरा मून, फुल मून दिखता है, और जहाँ से वो बहुत सी की आवाज़ें सुनते हैं, वहाँ से उनको आवाज़ आती है। तो उस प्लेस पे वो रहते हैं जिसको वो इतना प्यार करते हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा प्लेस है जहाँ से उन्हें कोकोनट स्किन की बनी हुई हट्स दिखाई देती हैं, जहाँ पे मैंगो ट्रीज की स्मेल आती है, जहाँ से वो मून देख सकते हैं, फुल मून, और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब उन्हें खुशबू आती है, सी की आवाज़ आती है, मतलब समुद्र से पानी की आवाज़ आती है। तो बहुत सुंदर, बहुत स्वीट उनको वहाँ रहना लगता है। वो बहुत ही प्यारा प्लेस है, राइट? दे आर कंपेयरिंग एंड दे आर सेइंग दैट दे लव टू लिव देयर, ऑलराइट? नाउ the next lines were saying but before that I want to tell you that now poet is saying that fishermen don't fall into the trap. means वो कह रहे हैं where do you live, it's a locality near by you, मतलब जहाँ आप रहते हैं वो लोकेलिटी बहुत सुंदर है, नो डाउट कि नेचर है. There's a locality where you can see huts made up of coconuts, coconut shades and coconut skin, and group of trees, of mango trees. You can have good smell of mangoes, good voices from the sea, and many things. You fall, but don't fall in the don't fall into love, in the love of these things, because these things are temporary. These things are not permanent. Just fall in the love of the things you permanently love, right? Means वो कह रही हैं कि dear fishermen, dear brothers, don't fall into in the love of the things which are temporary. ऐसी चीज़ों के लिए प्यार में मत पड़ो कि जो चीज़ आपके लिए temporary हो. Fall in the love of the things which are permanent. मतलब ऐसी चीज़ों के लिए आप प्यार करें जो आपके permanent है, जो आपके साथ हमेशा रहने वाली है. मतलब ये खूबसूरती, ये नेचर, ये आपका जो आपकी कोकोनट स्किन की हट्स बनी हुई है जो सुंदर लगती है देखने में, आपकी सैंड जहाँ से आप फुल मून देख सकते हैं, ट्रीज, ग्रुप ऑफ ट्रीज की आपको जो खुशबू आती है, समुद्र से जो इतनी प्यारी प्यारी वॉइसेस आती है, इन सब चक्कर में मत पड़ो. ये ट्रैप है, एक ये हैप्पीनेस नहीं है, रियल हैप्पीनेस नहीं है. सो व्हाट इज शी ट्राइंग टू से? व्हाट इज द रियल हैप्पीनेस टू देम देन? लेट्स सी. Now we come to the next lines, and here we come to know about the real happiness of the fishermen. But sweeter, oh brother, the kiss of the spray and the dance of the wild foam's glee. The real happiness, that is, the sweeter thing, is the kiss of the spray, which means the droplets, the drops of water come onto their face when they are on the boat. It means, see, वो बोल रही हैं कि जो रियल हैप्पीनेस है आपकी, असलियत में जो आपको जिससे खुशी मिलती है, जिससे पीस मिलता है, वो क्या है आपका? किस ऑफ द स्प्रे. What do you mean by kiss of the spray? When they are on the boat. Kiss of the spray means जब आप पानी में जाते हैं, आप बोट में, फिशरमैन काम करते हैं, फिशरमैन बोट में जाते हैं सी में, तो तब जो बोट चलाते हुए जो उनके पास उनके मुंह पे छलक के पानी की बूंदें आती हैं, वो उनके लिए रियल हैप्पीनेस है. क्योंकि ऑल टाइम, पूरी ज़िंदगी आपको वहाँ काम करना है, पानी में, समुद्र में जाके स्ट्रगल करना है, मेहनत करनी है, अपने फूड को कैप्चर करने के लिए समुद्र में उतरना है, बोट में जाना है. तो वो जो पानी छलक के आपके मुंह पे तब आता है रेगुलर काम करते हुए, तो वो आप उसको, मतलब वो चीज़ सबसे ज़्यादा स्वीटर है, वो आपके लिए रियल हैप्पीनेस है. उसमें आपको अच्छी वो लगनी चाहिए. डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ द टेम्पररी थिंग्स, जस्ट फॉल इन लव विद द permanent things, right? And the dance of the white foam's glee. The dance of white foam's glee means the foam, that bubbles that is produced because of high tides when you are crossing the sea. So the poet says, brothers, the fishermen, don't fall for the love or for the temporary things. These coconut huts, mango trees, full moon, voices, right? These are all temporary, but the good things, the real happiness, the real things are kiss of the spray, your struggle, your sacrifices while you cross the sea to capture your food, that is water drops and the bubbles produced due to high tide. It means, वो कह रहे हैं कि brothers,
आप जो टेम्प्रेरी थिंग्स हैं, कोकोनट हर्ट्स, मैंगो ट्रीज, वॉइसेस, इन सब में मत पड़ो। आप प्यार करो, आप खुश रहो उन चीज़ों के लिए जो आपके साथ परमानेंट है, जो आप स्ट्रगल करते हो, जो आप मेहनत करके आपको महसूस होती है उस टाइम पे। जैसे बोट पे हम जा रहे हैं अपनी फिशेस को कैप्चर करने, तो वो अपना खाना कैप्चर करने के लिए स्ट्रगल आप जो कर रहे हैं, आपके जब उस टाइम पे काम करते हुए आप फिशेस में जाते हैं, वो सी में जाते हैं, तो बोट चलाते हुए जब पानी आपके मुंह पे छलकता है, किस अदर स्प्रे, वो आपकी रियल हैप्पीनेस है। और जो आप फोम्स ग्लीन मीन्स, मैंने अभी बताया फोम्स ग्लीन मीन्स जो बबल्स बनते हैं पानी के, जो टाइड्स में, जो हाई टाइड होता है, जब बहुत ज़्यादा समुद्र में एकदम आती है, हाई टाइड्स होते हैं, तो तब उसके जो बबल्स आपके बनते हैं, वो आपके फेस पे आते हैं, वो चीज़ें, वो स्ट्रगल आपका है, वो आप उसको रियल थिंग है, रियल हैप्पीनेस, वो आपकी टेम्पररी नहीं, वो परमानेंट थिंग्स है। तो उनमें आपको अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए रादर देन की टेम्पररी थिंग्स, राइट। Now the last line. Row, brothers, row to the blue of the verge, where the low sky meets with the sea. So at the end, the poet says that all of you should pack up your bags, get ready, and journey is not over yet. You should reach to the edge of the sea. Do not stop in the middle of the sea. Anyhow, you should reach at the point where the low sky meets with the sea. What does it mean? It means that you should reach to the point where the sky meets or joins the sky. It means पोएट कह रहे हैं कि फिशरमैन आपको रुकना नहीं है, उठो, अपने बैग्स पैक करो, चलो, लेकिन आपकी रेडी, जस्ट गेट रेडी फॉर द जर्नी, जर्नी के लिए रेडी रहो। आपकी जर्नी अभी तक खत्म नहीं हुई है, आपको स्टॉप नहीं होना है सी के मिडिल में, आपको एंड तक पहुंचना है, अपने उस कॉर्नर तक, उस पॉइंट तक जहाँ पे आपको लगता है कि आपका सी स्काई से मिलता है या ज्वाइन करता है, राइट। आपकी जर्नी अभी तक खत्म नहीं हुई है। Just go and do your struggle, hunt the fishes, properly catch the food, and just come back. Don't fall for the temporary things. So basically here the poem means, यहाँ पे पोएम आपको क्या सिखा रही है, बहुत सारा स्ट्रगल और बहुत सारा फिशरमैन जो भी स्ट्रगल करते हैं अपनी लिविंग को चलाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, जितना भी वो स्ट्रगल फेस करते हैं, वो इस पोएम में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये जो टेम्प्रेरी थिंग्स हैं, टेम्प्रेरी चीज़ें आपको खुशी देती है, उसमें मत पड़ो, अपने स्ट्रगल को प्यार करो, जो आप मेहनत करते हो दिन भर की, आप इतना स्ट्रगल करके, इतना रिस्क लेके आप पानी में जाते हो, अगर तूफान आ गया, आपकी बोट गिर गई, तब क्या होगा। तो वो जो आप स्ट्रगल फेस करते हो, इतना रिस्क लेते हो लाइफ का, तो उसको आप रियल हैप्पीनेस समझो, उसको आप प्यार करो, rather than fall for the temporary things. So here's the poem. I hope you got it very interesting, because I love this poem. Actually this poem is really very interesting. So it shows the facts and the struggle faced by fishermen, the hard work of them. So this poem has a great morale, and I love this poem. So hopefully you also love this poem, and if you have any problems, any queries regarding this poem, you can ask me. And so stay tuned with me and wait for my next video. Till then, stay safe and take care. Bye bye.